डियर स्टूडेंट्स, कल जो पिछला लेक्चर था हमारा आयनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन फिफ्थ पार्ट, उसमें हमने जो सी पोर्शन था हमारा इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर उसको किया था। और उसमें हमने जो बेसिक गामा रे है उसके बारे में ये स्टडी हुआ था कि जैसा कि चार्ज पार्टिकल्स में होता है कि रेंज होती है, लेकिन यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन होता है तो गामा रे जो है वो एटीन्यूएट होती है, इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती है और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फॉलो करता है। और इसके साथ हमने एक क्वांटिटी भी डिफाइन की थी जिसको कहा था कि मास एटीन्यूएशन कोफिशिएंट। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि कई जगह जब हम मास के एब्जॉर्बर लेते हैं तो डेंसिटी मटेरियल्स की फिक्स होती है, तो उसमें हमें म्यू इंस्टेड ऑफ म्यू, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है मटेरियल, म्यू एम इज़ अ बेटर टर्म टू टेक। और उसके बाद एक क्वांटिटी हमने रिड्यूस की थी जिसको कहा था हमने हाफ थिकनेस, डी हाफ, और वो हाफ लाइफ की तरह ही 0.693 डिवाइडेड बाई म्यू से होता है। और इसके बाद हमने 3 डोमिनेंट प्रोसेसेस की बात की थी, जिसमें एक था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। और इन तीनों में जो डिफरेंस था वो ये था कि इनके एनर्जी जो रेंज है वो डिफरेंट होती है। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो 100 kV टू 500 kV होता है, कॉम्पटन इफेक्ट 100 kV से 1 MeV के करीब रहता है, और पेयर प्रोडक्शन जो है वो 1 greater than 1.02 MeV होगी एनर्जी। तो उसके साथ कुछ और प्रोसेसेस भी किए थे जिसमें रिले स्कैटरिंग, थॉमस स्कैटरिंग, न्यूक्लियर फोटोडिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर रेजोनेंस स्कैटरिंग एंड डेल ब्रैकेट्स। और इनसे पाया था कि जो भी टोटल इंटेंसिटी है या जो भी अफेक्ट के द्वारा जो लॉस हो रहा है एनर्जी का, उसके अंदर वी कैन राइट द टोटल आई एज माइनस ऑफ म्यू आई डेल्टा एक्स, और इसके अंदर जो म्यू है एटीन्यूएशन, टोटल लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट, वो सम ऑफ दी जो भी प्रोसेस जितने भी होते हैं उन सब के एटीन्यूएशन कोफिशिएंट, जिनको हम पार्शियल एटीन्यूएशन कोफिशिएंट कहते हैं, उससे रेगुलेट होता है। फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में ये बताया था कि एक गामा रे आएगी, बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी एब्जॉर्बर एटम के, डिसअपीयर हो जाएगी और एक फास्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगी। जितनी भी एनर्जी है वो पूरी दे दी जाएगी सिस्टम को एब्जॉर्बर के, और जनरली के शेल या इनरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेशन होगा, और जब डी एक्साइट होगा तो फर्दर फोटॉन्स पैदा होंगे जो कि प्रोसेस में हमें लार्ज नंबर ऑफ एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ एक ऑजी इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट बताया था, जिसके अंदर कि डायरेक्टली शेल से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाता है, और ऐसे में वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ऑजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि ये जो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आयनाइजेशन करते हैं, जैसे का बीटा रे होता है, और फिर फर्दर जो प्रोसेस है जो हमने चार्ज पार्टिकल्स के लिए पढ़ा था वैसे ही एक प्रोसेस होता है। और एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कि इसका जो डिपेंडेंस है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो Z की पावर एटॉमिक नंबर की पावर 5 और डिवाइडेड बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन एज 7/2। एंड देयरफॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इम्पॉर्टेंट कब है, जबकि हाई एटॉमिक मास नंबर का एब्जॉर्बर हो, और इसको हम शील्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसलिए, और उसके अंदर हम गामा रे का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। 2 चीज़ों के लिए ये Z की डिपेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है। और सेकंड जो पार्ट था कि क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की, देयरफॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स ओनली फॉर एनर्जीज विच आर हैव लोअर वैल्यूज, जैसे 100 kV टू 500 kV होता है। इस लेक्चर में अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो सेकंड प्रोसेस था वो था कॉम्पटन इफेक्ट। ना कॉम्पटन इफेक्ट के लिए मैंने एक ट्यूटोरियल में भी इसको डिस्कशन किया है, ट्यूटोरियल 2 में, तो इसको वो थोड़ा एक डिफरेंट कंसेप्ट था, बट यहाँ पे हम हमारा जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन है उससे रिलेटेड कहेंगे।
और यहाँ इस प्रोसेस के लिए हम जैसा कि मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एब्जॉर्प्शन को फोटोन के स्टडी करना है, तो हम ये कहेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट को आप जैसा नॉर्मली रीड करते हैं ऐसे करें कि एक इंसिडेंट फोटोन आएगा, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और स्कैटर हो जाएगा। तो स्कैटर्ड जो भी होगा उसमें उसकी एनर्जी का लॉस होगा। इस डायग्राम से इसको पिक्टोरियली हम समझ सकते हैं। एच न्यू रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग इंसिडेंट फोटोन, ई माइनस रिप्रेजेंट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद जो इंट्रैक्शन के एच न्यू डैश इज़ द आउटगोइंग जो है वो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी होगी, और थीटा उसका एंगल होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो एंगल है वो फाई होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। नौ इंसिडेंट, इस केस में हम इसको क्या मानेंगे कि एक कोलिजन है इंसिडेंट फोटोन का, जिसकी एनर्जी एच न्यू है, वो कोलाइड कर रहा है एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि इसका रेस्ट मास m0 है। और ऐसे में जब भी स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा इस केस में, क्योंकि इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट, सो उसकी एच न्यू डैश विल ऑलवेज बी लेस देन एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल करेगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी एट एन एंगल फाई। अगर हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी निकालें, जिसको कि नॉर्मली हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं और थर्ड ईयर में भी करते हैं, तो ये पाएंगे कि जो एनर्जी है ऑफ द फोटोन एच न्यू डैश ऑफ द विल बी इक्वल टू एच न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। इट इज़ वेल नोन रिलेशन जिसको कि कॉम्पटन फार्मूला भी कहते हैं, और जहाँ पे अल्फा जो है एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर है। m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो उसमें से आप डिफरेंस ले लीजिए, बिकॉज एच न्यू डैश इज ऑलवेज लेस देन एच न्यू, सो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। या कॉस थीटा को आप रिप्रेजेंट करें इसको इस तरह से रीअरेंज करके, इसको ये फार्मूले को हम कहते हैं क्लेन-निशीमा स्कैटरिंग फार्मूला। इट इज़ वेल नोन और ये कई सारे मटेरियल्स के लिए फॉलो होता है। इस फार्मूले में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पहला कि यदि मिनिमम एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे गामा रे निकालना है तो आप इसको थीटा को 180 डिग्री रख दो। इसको हम बैक स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो इसमें मिनिमम एनर्जी जो गामा रे की होगी इसको बैक स्कैटर्ड गामा रे भी बोलते हैं। तो आप इसको थीटा 180 डिग्री रखेंगे, cos थीटा becomes -1, and therefore for back scattering the energy of the photon is h nu dash is equal to bs is equal to h nu upon 1 plus 2 h nu 1 upon m0 c square। और इसको आप इन अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m0 c square upon 2 1 plus m0 c square by 2 upon h nu। Now अब क्योंकि m0 c स्क्वायर 0.5 MeV के बराबर होता है, तो इससे आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं कि ई बैक स्टार्टेड जो है वो एनर्जी ये एक्सीड नहीं करेगी कितनी वैल्यू से, 0.2555 MeV, विच इज़ जस्ट दी हाफ, 0.511 का हाफ ले लेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। सेकेंडली, अगर हम फाई को ज़ीरो कर दें रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन एज एनर्जी। और कॉम्पटन एज एनर्जी में आप फाई को ज़ीरो रख कर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एच न्यू अपॉन एक्सप्रेशन में एच न्यू अपॉन 1 प्लस m0 c स्क्वायर बाई 2 अपॉन एच न्यू। क्या कंक्लूजन होगा कि कॉम्पटन एज एनर्जी जो है वो हरदम फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की या गामा रे की एनर्जी से कम होती है। कॉम्पटन एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे मटेरियल करैक्टराइजेशन में काम में आती है, कॉम्पटन एज। सो दो लोग रिसर्च करते हैं, वो इसके ऊपर काम करते हैं, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं और उससे कॉम्पटन एज एनर्जी निकाली जा सकती है।
ना क्या संभावना रहेगी इस कॉम्पटन स्कैटरिंग की? तो क्रॉस सेक्शन किसके पे डिपेंड कर सकता है कि कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वीकली बाउंड अवेलेबल हैं, जिससे कि वो कितने आप एजेक्ट कर सकते हो, किक आउट नॉकआउट कर सकते हो। एटॉमिक नंबर ऑफ द स्कैटरर क्या है, क्योंकि ये जनरली है गामा रेस के लिए जेड डिपेंडेंस होती है, तो एटॉमिक नंबर। थर्ड कि इंसिडेंट गामा रे की एनर्जी कितनी है, क्योंकि इसी से यही रोल डिसाइड करेगा कि शेल से निकलेगा या वो नॉकआउट करेगा, तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी या ऑजे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसलिए अब जैसे एक एग्जांपल लें तो कि प्रॉब्लम ऑफ मींस द प्रोबेबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करें इस प्रॉब्लम में, तो कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए कार्बन अगर ले रहे हैं जिसका कि Z6 है, तो वो करीब हाइड्रोजन एटम से नेचुरली 6 टाइम्स होगा Z डिपेंडेंस से। तो और प्रोबेबिलिटी फॉर लेड लें फॉर कॉम्पटन, तो जिसका Z82 है, तो वो 26 टाइम्स हाइड्रोजन एटम होगा अगर उसकी एनर्जी लो है तो 0.01 MeV। लेकिन यही ये एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो दिस विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 81.5 टाइम्स। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्पटन। थर्ड जो प्रोसेस है डोमिनेंट, वन ऑफ 3 डोमिनेंट प्रोसेसेस में से, वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन कब होता है? जबकि एक फोटोन आता है, उसकी एनर्जी जैसे बताया 2m0c² विच इज़ 1.02 MeV, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वो उसको मटेरियल को स्ट्राइक करेगा, और अगर उसका हाई Z है तो फोटोन पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जब पूरी तरह एब्जॉर्ब होगा तो फोटोन विल गिव राइज टू, आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं, मोमेंटम लगाएं, एनर्जी लगाएं, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पेजिट्रॉन पेयर का निर्माण होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके लिए जैसे बताया कि मिनिमम एनर्जी थी, तो थ्रेशोल्ड जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 1.02 रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो h न्यू ऑफ द फोटोन विल बी 2m0c², मतलब रेस्ट मास ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, प्लस E प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन, E माइनस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो भी पेयर है मतलब, और थर्ड है जो न्यूक्लियस जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली ये रिकॉयल है, क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जी से लेके जाएगा तो नेचुरली रिकॉयल होगा टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस केस में हमारे लिए जब भी इसको प्रोसेस को होना है तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो असेंशियल है, ज़रूरी है, जिससे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाए। जैसा कि आप मैकेनिक्स में भी करते हैं, जब राइफ़ल वाला और बुलेट का केस लेते हैं तो आप उनको एड अप करते हैं, सो देयर इज़ अ रिकॉयल एंड देयर इज़ अ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। तो फील्ड ऑफ न्यूक्लियस के द्वारा जो भी मोमेंटम कैरी होगा उसमें ये प्रोसेस उसके बगैर नहीं हो सकता। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का संबंध है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये थियोरी जो है वो डिरैक की थियोरी है, जिसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होते हैं जब आप क्वांटम फील्ड थियोरी पढ़ते हैं। और जो पॉजिट्रॉन्स हैं वो उनका ओरिजिन वी कैन ड्रॉन फ्रॉम दिस थियोरी। क्रॉस सेक्शन या प्रबल संभावना इस प्रोसेस के लिए ये Z² डिपेंडेंस होती है, और h न्यू टू द पावर BB इज़ अ स्मॉल नंबर, सो बट important is Z², so there is again a strong Z dependence। यदि हम इन तीनों प्रोसेस को याद रखना चाहें किसी कम एग्ज़ाम के पर्पज़ से या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इस डायग्राम को आप अच्छे तरह याद कर लें, बल्कि रट लें। और ये एक जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, ये एटॉमिक नंबर Z वर्सेस दी गामा एनर्जी के बीच में है। और इसमें ये देखेंगे कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डोमिनेंट कब है, कि जब उसकी एनर्जी लो है। और पेयर प्रोडक्शन तभी होगा जब उसकी एनर्जी जो है वो 1 से ज़्यादा होगी, तो इट कैन हैपन फॉर ओनली फॉर हायर एनर्जीज। और कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो बीच का प्रोसेस है, जो कि जिसमें डोमिनेंट रहेगा। अब जो ये तो पार्ट हो गया जिसके अंदर कि अब हमने इनिशियली किया था लाइट चार्ज पार्टिकल, उसके बाद हमने किए हैवी चार्ज पार्टिकल्स,
जिसमें न्यूट्रॉन जिसमें प्रोटॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल थे। लाइट चार्ज में इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स थे और दूसरे बीजो चार्ज पार्टिकल। इसके बाद हमने किए जो कि गामा रे था, जो कि अनचार्ज था, बट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड सेकेंडली फोटॉन्स हैं, बट फोटॉन्स आर ऑल्सो photons are also produced in the X-ray process। तो यहाँ पे एक और जो लास्ट हमारा प्रोसेस रह जाता है वो है कि एक और अनचार्ज पार्टिकल जिसमें मास है बट चार्ज नहीं है। तो ये पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसमें कि कंबाइंड न्यूक्लियस में हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। बट वंस आउट, तो न्यूट्रॉन अगर बाहर आ जाता है, आपको पता है फ्री न्यूट्रॉन का डिके 13 मिनट्स का होता है उसकी लाइफ, और इट गोज इन द एनिलेशन एज अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। ये ऐसा मैंने पहले के लेक्चर्स में जब आपको था वो शुरू में बताया था। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली द मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेप्ट ऑफ अ फ्यू बहुत वेरी स्मॉल डिफरेंस, इसका ज़ीरो चार्ज। और न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंटरेक्ट करने के लिए अब इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन होता है, जैसे कि थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसमें स्लो न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, देन एपीथर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं, देन वी हैव फास्ट न्यूट्रॉन्स। सो हमारे पास एक एनर्जी के लिए एक सीरीज़ है जिसमें कि न्यूट्रॉन जो एनर्जी है वो रह सकती है। जैसे थर्मल न्यूट्रॉन हो गया ऑफ द ऑर्डर ऑफ KT 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इट कैन गो अप टू हाई वैल्यूज़। फास्ट न्यूट्रॉन्स की 10 MeV, 14 MeV एंड मोर, इवन मोर देन दैट, ये भी हो सकती है। टिपिकल न्यूट्रॉन सोर्स कहाँ से आता है? एक एमरीशियम बेरिलियम का सोर्स है, और इसको हम समझने के लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इस रिलेशन को कि बेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल, then it creates a carbon plus neutrons, and similarly this is some other state, 12C star plus N, and third में you can have helium 3 atoms and a neutron। फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है उनको आप लो एनर्जी एक्सेलरेटर्स में पैदा कर सकते हैं, जिससे कि बीम ले लें आप 2 हीलियम की, 2 हाइड्रोजन प्लस, और इस तरह से भी आप न्यूट्रॉन्स को पैदा कर सकते हैं, विच आर फास्ट न्यूट्रॉन्स, मीन्स दे हैव वेरी हाई एनर्जी एंड दे हैव ग्रेट वेलोसिटीज ऑल्सो। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद मैटर मेनली बाय इलास्टिक स्कैटरिंग। ओके, सो दैट मीन्स देयर इज अ minimum loss of the energy because daughter nuclei is produced, and इसके अंदर एनर्जेटिक आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे इस दौरान, और ये जो आयंस हैं वो आयनाइज करेंगे। जैसे गामा रे में भी वो इनडायरेक्ट होता है कि जैसे ऑजी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फोटोन जो है वो किसी तरह टुकड़े हो जाएगा, एंड देन वो जो चार्ज पार्टिकल्स पैदा होंगे वो आयनाइज करेंगे। इसी तरह न्यूट्रॉन में भी जब न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेगा तो वो उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, एनर्जी का लॉस होगा, उसमें एनर्जेटिक आयंस फॉर्म होंगे, और वो आयंस फर्दर जब, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो आयनाइजेशन करेंगे मटेरियल का, और क्योंकि न्यूट्रॉन्स इसलिए डायरेक्टली आयनाइज नहीं कर सकते। तो न्यूट्रॉन के लिए एनर्जी जो है वो क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग है, तो न्यूक्लियस के अगर हम रिलेटिविस्टिकली कैलकुलेट करें तो स्कैटर्ड न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वी कैन राइट दिस एज लॉन्गर एक्सप्रेशन है E0 और ब्रैकेट में a² + 1 - 2 sin² phi + 2 cos phi √ a² - sin² phi and upon 1 a + 1²। सो मैक्सिमम एनर्जी लॉस कब होना चाहिए? जबकि फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो, जैसा कि हमने पिछले कॉम्पटन वाले में भी देखा था। तो यहाँ पे डेल्टा E जो है वो E0 - E को 180 डिग्री के लिए कर दें। दिस फार्मूला कम्स आउट टू बी E0 4a/a + 1 होल स्क्वायर।
आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो न्यूट्रॉन जब स्कैटर्ड होंगे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से, या हाइड्रोजन एक सिंगल ले तो इस जस्ट अ प्रोटॉन, तो ए की वन ले लें, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो 180 डिग्री कैसे नहीं होगी, इट इज़ ओनली 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो एनर्जी न्यूट्रॉन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है जिसमें 180 डिग्री से हो रहा है वो वैलिड होगा जबकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर ए ग्रेटर इक्वल टू 1 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल कोलिशन ऑफ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, then the maximum angle of scattering can be 90 degree. This is important. So hydrogen के लिए E phi को लिखेंगे E phi cos square phi, E0 cos square phi plus cos phi upon 2, and E phi is equal to 0 for 90 degree, क्योंकि ज़ीरो एनर्जी न्यूट्रॉन है, तो E phi E0 cos square phi ब्रॉडली इस टर्म में हम लिख सकते हैं, और phi इस केस में 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा। और क्योंकि प्रोटॉन का सिंगल चार्ज होता है वो आयनाइज भी कर सकता है, तो हम इस प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रॉन का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। सो न्यूट्रॉन डिटेक्शन इज़ पॉसिबल यूजिंग दिस प्रोसेस, यूजिंग दिस कैलकुलेशन। अब स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, राइट फ्रॉम थर्मल टू एपिथर्मल, एंड तो उनके लिए सोल न्यूट्रॉन डिटेक्शन के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि चार्ज पार्टिकल्स निकलें और वो फर्दर जब आयनाइजेशन करेंगे तो वो पकड़ लिए जाएंगे। और इसमें 2-3 प्रोसेसेस हैं जिसमें रिएक्शंस में लिथियम प्लस न्यूट्रॉन गोइंग टू 3H प्लस 4He प्लस 4.8 MeV, और इसी तरह एक बोरोन का एग्जाम्पल है B प्लस N, lithium plus 4He plus 2.8 MeV, and then you can have hydrogen plus neutron 2H plus gamma plus 2.25. So in the last expression reaction इसके अंदर गामा निकल रहा है, और गामा के बाद फिर हमें इसको फर्दर छोड़ना पड़ेगा for the process to occur, so that ionization occurs due to the charge particle production. तो ये अब हमारा जो पार्ट है वो सारा कंप्लीट इसमें हो गया। इसमें आयनाइजिंग इफेक्ट्स, उसमें डिस्टेंस या रेंज कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा कि इसमें इंटरेक्ट कैसे करेगा, कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, कौन से डोमिनेंट होंगे, कौन से नहीं होंगे। सो अब हमारा जो मैंने सीरीज में इंट्रोडक्शन दिया था इस पार्ट के लिए, उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ नॉट कंप्लीटेड। अब हम जो पार्ट करेंगे वो पार्ट है जिसमें कि हम न्यूक्लियर डिटेक्शन, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्शन और उनसे डिटेक्टर्स जो भी हैं, मैंने जो कैटेगरी डिवाइड की थी उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अब हम उसको करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।